प्रिय विद्यार्थियों, अपना चैप्टर चल रहा है व्यापार और पेशे के लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अपन कर दे लाभों की गणना के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं और कल आपने खर्चों के संबंध में देखा कि एक्सप्रेसली अलाउड, जो स्पष्ट रूप से जिनकी छूट दी गई है, वो खर्चे कौन से हैं जो आप जिनकी छूट देंगे और उसके बाद ही लाभों की गणना होती है। तो ये पहला था खर्चे का भाग या खर्चे का प्रकार जो एक्सप्रेसली अलाउड हैं, स्पष्ट रूप से अलाउड। उसके बाद में आज दूसरी कैटेगरी देखते हैं अपन, और दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत खर्चे आते हैं वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत वे, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, उनके आधार पर कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी छूट मिलती है। ये खर्चे पूंजीगत प्रकृति के नहीं होने चाहिए, पहली बात ये है, और करदाता के व्यक्तिगत वे नहीं हो, कैपिटल नेचर के नहीं हो, उसके पर्सनल एक्सपेंसेज नहीं हो, तथा ये खर्चे पूर्णतः व्यापार के लिए और गत वर्ष में किए गए हों, तो ऐसे व्ययों के संबंध में छूट मिलती है। ऐसे छूट योग्य कुछ सामान्य व्यय निम्नलिखित हैं। अब अपन देखते हैं कि वो खर्चे कौन कौन से हैं जो वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर डिडक्टेबल हैं। पहली कैटेगरी में अपन लेते हैं एक्सपेंसेज रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर एंड परचेजेज। खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो माल के क्रय के संबंध में हो या माल के निर्माण के संबंध में हो। तो ये आप लोग जानते हैं कि अगर कोई माल खरीदेगा या माल का निर्माण करेगा व्यापारी, तो कुछ खर्चे तो होंगे ही। ये कॉमर्स का सामान्य सिद्धांत है, और सामान्य सिद्धांत के आधार पर अगर कुछ सामान्य खर्चे हुए हैं तो उनके संबंध में छूट मिलेगी। कुछ खर्चे इस तरह से दे रखे हैं, जैसे कच्चे माल अथवा माल का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। दूसरा, कच्चे माल अथवा माल के क्रय पर दी गई चुंगी। माल खरीदेंगे तो चुंगी लग सकती है, इसके ऊपर छूट दी जाएगी। आजकल तो चुंगी देखने में आप लोगों को नहीं मिलती है, जीएसटी लग रहा है। और फिर कच्चा माल अथवा माल के लाने पर गाड़ी भाड़ा। माल खरीद के लाएंगे तो गाड़ी भाड़ा लगेगा। कैरीज इनवर्ड, दो तरह के कैरीज होते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। किसी अन्य व्यक्ति की खान से माल निकालने के लिए दी गई रॉयल्टी, रॉयल्टी का अगर पेमेंट किया गया है तो वो भी एक खर्चा है। किसी अन्य व्यक्ति की खान है, उसमें से आपने कच्चा माल निकाला है तो रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है, जो एक खर्चा है। माल के निर्माण के संबंध में मजदूरी, वेजेज लगती है माल का निर्माण करेंगे तो। इसी तरह से माल के क्रय के संबंध में दलाली, और स्टेशन से माल की समय पर सुपुर्दगी नहीं लेने पर अगर कोई क्षतिपूर्ति देनी पड़े, जिसको कहते हैं डैमरेज, वो खर्चा। माल के पूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम, कई बार माल का जो सप्लायर होता है उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, और कई बार वो अग्रिम जो राशि दी गई है वो वसूल नहीं हो पाती, तो वो भी एक लॉस है जो खर्चे के रूप में स्वीकृत होगा। माल की पूर्ति न लेने पर जब्त कर ली गई अग्रिम राशि, अगर क्रेता ने माल की पूर्ति नहीं ली है तो उसने जो एडवांस राशि जमा कराई है वो विक्रेता के द्वारा जब्त की जा सकती है। तो अगर वो जब्त कर ली गई है तो वो खर्चा। फिर माल के निर्माण या प्रक्रिया पर होने वाले वे, माल को निर्माण करेंगे
या उसकी प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे अलाउएबल एक्सपेंसेज हैं। तो ये आपने माल के निर्माण और क्रय के संबंध में ये देखा कि इनकी छूट मिलेगी। लेकिन इसी में आपको ये देखना है कि कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं, साथ में प्रश्न में दिए हुए रहते हैं, जिनकी छूट नहीं मिलती है, तो उनको आपको उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अस्वीकृत वे, डिसअलाउड, कौन कौन से? निजी प्रयोग के लिए लिए गए माल की लागत, अपने खुद के काम में ले ले माल, तो इसका ये खर्चे के रूप में अब इसकी छूट नहीं मिलेगी। फिर दान के रूप में दिए गए माल की लागत, या उसने कोई डोनेशन दे दिया माल के रूप में, तो उसकी लागत। फिर इसी तरह से पूंजी संपत्ति के निर्माण में प्रयोग किए गए माल की लागत, अपनी कोई पूंजी संपत्ति का निर्माण किया है जिसमें उसने अपना माल काम में ले लिया, जैसे लकड़ी के व्यापारी द्वारा दुकान के लिए फर्नीचर बनाने में लकड़ी का प्रयोग, तो फर्नीचर बना लिया और अपनी लकड़ी काम में ले ली, लेकिन उसको ये स्वीकृत वे नहीं है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अपने दो तरह के खर्चे देखे, एक स्वीकृत वे कौन कौन से हो सकते हैं और अस्वीकृत कौन कौन से हो सकते हैं, और ये स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों माल के निर्माण एवं क्रय से संबंधित हैं। इसी तरह से दूसरा मेन पॉइंट में लेते हैं माल के विक्रय और वितरण से संबंधित सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। आप जानते हैं कि माल बेचेंगे तो खर्चे करने पड़ेंगे, तो यहाँ भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो सामान्य रूप से वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत किए जा सकते हैं। जैसे आदेश प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन अथवा दलाली, माल को बेचने के लिए कई बार कमीशन और दलाली देनी पड़ती है, जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। इसी तरह से विक्रय प्रतिनिधि, सेलिंग रिप्रेजेंटेटिव है, उसका वेतन, दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय। दैनिक भत्ते को कहते हैं अपन डेली अलाउंस। फिर ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट के प्रयोग करने पर विक्रय के आधार पर दी जाने वाली रॉयल्टी। अगर माल बेचते हैं और उसके ऊपर बिक्री पर आपको कॉपीराइट के संबंध में या पेटेंट के संबंध में या ट्रेडमार्क के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करना पड़े, तो वो भी छूट योग्य है। माल की पैकिंग पर वे पैकिंग एक्सपेंसेज, रेल भाड़ा, ठेला भाड़ा, ये सारे के सारे स्वीकृत में आते हैं। नगद भत्ता, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसकी भी छूट मिलेगी। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? ताकि विक्रेता को जल्दी भुगतान प्राप्त हो सके, इसलिए वो कैश डिस्काउंट देता है, जो एक खर्चे के रूप में कटौती योग्य होता है, डिडक्टेबल होता है। बेचे गए माल में खराबी होने या किस्म घटिया होने पर दी गई क्षतिपूर्ति, माल बेचा और उसमें कोई खराबी है, उसके संबंध में क्षतिपूर्ति देनी पड़े विक्रेता को, तो वो भी खर्चा छूट योग्य है। प्रतिनिधि की एजेंसी समाप्त करने के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि, अगर किसी एजेंट को कोई एजेंसी दे रखी है और वो एजेंसी समाप्त कर दी, तो ऐसी परिस्थिति में क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ सकती है। तो अगर क्षति की पूर्ति करनी पड़ी है और कुछ खर्चा हुआ है, तो उसको भी छूट देंगे। ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामान्य खर्चे। उससे पहले देखे आपने मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित या परचेज से संबंधित खर्चे जो छूट योग्य एवं कौन से अस्वीकृत हैं, ये देखा। तीसरे पॉइंट में अब अपन लेते हैं व्यापार संचालन हेतु कार्यालय के दिन प्रतिदिन के वे डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ बिजनेस। व्यापार चलाने के लिए डेली कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। यहाँ भी इन खर्चों की दो तरह की कैटेगरी हो सकती है, स्वीकृत व्यय और अस्वीकृत व्यय। स्वीकृत में है बिजली, पानी, सफाई आदि के व्यय, प्रिंटिंग और स्टेशनरी के खर्चे, पोस्टेज और टेलीग्राफ के खर्चे, टेलीफोन और टेलेक्स के, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पत्र पत्रिकाओं के खर्चे, व्यापारिक कार्य से आने जाने का वाहन व्यय,
व्यापार चलाने के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए गाड़ियों को इधर उधर जाना पड़ता है, उससे संबंधित खर्चे। तो ये सारे खर्चे आपको ऐसे दिखने में भी प्रतीत हो जाएंगे कि ये व्यापार के संचालन के लिए ज़रूरी हैं, अतः ये स्वीकृत हैं। ये लिस्ट इससे और भी हो सकती है, लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, कोई आप ये माने कि फाइनल लिस्ट है। ये सामान्य रूप से बताया कि इस तरह से खर्चे होते हैं वो छूट योग्य होते हैं, लेकिन अस्वीकृत वे कौन से हैं उनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस कैटेगरी में भी अस्वीकृत वे भी हैं कि जैसे कंप्यूटर खरीद लिया, तो कंप्यूटर को खर्चे के रूप में छूट नहीं देंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो एक संपत्ति बन गई जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं अस्वीकृत वे, जो डे टू डे व्यापार के चलाने से संबंधित वे हुए हैं, उनमें अस्वीकृत कौन से हैं। और फिर इसी तरह से चौथे नंबर पर अपन लेते हैं कर्मचारियों पर वे, एक्सपेंसेज ऑन एम्प्लॉयज़। यहाँ भी दो तरह, इनको दो भागों में बांटेंगे, एक्सपेंसेज ऑन एम्प्लॉयज़, एक स्वीकृत वे, दूसरे अस्वीकृत वे। स्वीकृत में या अलाउड एक्सपेंसेज में कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है, बोनस, कमीशन, कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए चिकित्सा व्यय पर भी आयगत खर्चा करना पड़ता है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स पर वे करना पड़ता है, वेलफेयर के लिए, उनके श्रम कल्याण के लिए आयगत खर्चे होते हैं, रेवेन्यूगत। ये ध्यान रखेंगे, सारे के सारे खर्चे ऐसे हैं जो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, आयगत खर्चों की छूट दे रहे हैं अपन, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। कैपिटल नेचर का कोई खर्चा है तो उसकी छूट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तो एक संपत्ति बन जाती है फिर। और फिर कर्मचारियों के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता अंशदान करता है, वो भी एक खर्चा है। अधिकृत छुट्टी की अवधि का वेतन, छुट्टी की अवधि, लीव एनकैशमेंट, जो सैलरी हेड में आपने पढ़ा, उसके संबंध में छूट। और फिर कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अधिनियम, कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कंपनसेशन या हर्जाना दिया गया है तो वो भी एक वे है। कर्मचारी को नौकरी पर हटाने के लिए अगर कोई क्षतिपूर्ति करनी पड़े तो वो खर्चा। और कर्मचारी की मृत्यु से व्यापार के लाभ घटने की आशंका हो तो उसका जीवन बीमा अगर करवाया है तो प्रीमियम व्यापारी ने चुकाया है तो वो भी खर्चे के रूप में कटौती योग्य है। पेंशन, ग्रेच्युटी, अर्जित छुट्टियों का भुगतान, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सारे के सारे वेतन शीर्षक में आप लोगों ने पढ़े हैं। ये नियोक्ता को या व्यापारी को अपने कर्मचारियों को देने होते हैं जो खर्चे के रूप में अलाउएबल हैं। इसी तरह से लास्ट का एक खर्चा हो सकता है यदि करदाता ने कर्मचारियों के प्रयोग के लिए हॉलीडे होम्स बनवाए हों, अवकाश गृह बनवाए हों और उनके ऊपर कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है तो ये छूट योग्य हैं। आप पढ़ रहे हैं एक्सपेंसेज ऑन एम्प्लॉयज़, और एक्सपेंसेज ऑन एम्प्लॉयज़ में पढ़ा पढ़ने स्वीकृत वे, सामान्य रूप से ये हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। ये लिस्ट कोई अंतिम नहीं है, तो स्वीकृत वे हो गए। फिर उसके बाद में अस्वीकृत वे, कुछ वे ऐसे हैं जिनकी छूट नहीं मिलेगी। मैं बार बार आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि इनका अपने को विशेष ध्यान रखना है अस्वीकृत में। तो कर्मचारियों के संबंध में जो खर्चे होते हैं उनमें अस्वीकृत कौन से हैं, एक है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान। नियोक्ता अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में अगर अंशदान करता है तो इसकी छूट नहीं मिलेगी। छूट मिलती है निर्धारित सीमा तक प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान करने पर। फिर इसी तरह से कोई श्रम कल्याण कोष है उसमें अंशदान करते हैं तो भी छूट नहीं मिलेगी। और व्यक्तिगत कारणों से कोई भेंट या गिफ्ट दी जाती है या उदारतावश से कोई राशि दी गई तो उसकी छूट भी नहीं मिलेगी। और एक है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS इसको बोलते हैं, जो पहले आपने वेतन शीर्षक में देखा, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। अगर किसी ने VRS लिया है तो अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति दी जाती है और इस क्षतिपूर्ति की राशि को आगामी 5 वर्षों में छूट मिलती है। हर साल 1/5 के बराबर राशि स्वीकृत होगी। ये कर्मचारियों पर किए गए खर्चे थे जो
जिनकी छूट मिलती है और कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी छूट नहीं मिलती है। इसी तरह से अब आते हैं लीगल एक्सपेंसेस। व्यापार में लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं, ये भी दो कैटेगरी होंगे। ऐसे लीगल एक्सपेंसेस जिनकी छूट मिलती है और जिनकी छूट नहीं मिलती है। तो जिनकी छूट मिलती है वो देख रहे हैं अपन। उसमें पहला आता है देनदारों से, डेटर से ऋण वसूल करने के लिए किए गए वे। डेटर से राशि वसूल करने के लिए कोई खर्चे किए गए हैं या कानूनी खर्चे किए गए हैं, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की दशा में, किसी समझौते को, प्रसंविदे को तोड़ने की दशा में दायित्व या जुर्माने से बचने के लिए किए गए वे, किसी कर्मचारी को हटाने पर होने वाला कानूनी व्यय जिसका रहना व्यापार के लिए हानिकारक हो। कर्मचारी को हटाने के संबंध में भी कानूनी व्यय करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी उस व्यापारी पर या बिजनेसमैन पर केस करेगा। तो उसके संबंध में व्यापारी के खर्चे होंगे जो छूट योग्य हैं। फिर विक्रय कर, सेल टैक्स, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ये सारी की सारी लीगल एक्सपेंसेज हैं। इनको निर्धारित करने व उनसे संबंधित अपीलों के वे, ये जो कर दिए गए, इनके संबंध में व्यापारी असंतुष्ट हो सकता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा कर निर्धारित किए गए हैं, तो वो अपील करेगा। तो ऐसे खर्चे भी छूट योग्य होते हैं। फिर एक संचालक द्वारा उसके पद के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाले मुकदमे को लड़ने के वे। व्यापारी को व्यापार के सामान्य नॉर्मल कोर्स में अगर कर्मचारी किसी तरह का व्यापारी पर केस करता है और उसके ऊपर खर्चे होते हैं तो वो छूट योग्य हैं। फिर व्यापार से संबंधित दीवानी मुकदमों को लड़ने के वे, व्यापार से संबंधित होने चाहिए। दीवानी मुकदमे का मतलब सिविल शूट है, सिविल शूट। एक होते हैं क्रिमिनल केस, एक होते हैं सिविल केस। तो सिविल केस को लड़ने के वे, तो ये सारे के सारे खर्चे लीगल एक्सपेंसेज। और लास्ट में एक लेते हैं करदाता के ट्रेडमार्क या अन्य व्यक्ति द्वारा, करदाता के ट्रेडमार्क का अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग करने पर उसके ऊपर व्यापारी ने अगर कोई केस किया है तो उसके खर्चे। तो ये सारे लीगल एक्सपेंसेज ये स्वीकृत वे हैं। इसमें अस्वीकृत भी हैं। अस्वीकृत ये हैं अपराध संबंधी कार्यवाही के कानूनी वे। पहले तो अपराध कोई व्यापारी कर दे और फिर उसके बाद में उस अपराध से बचने के लिए कानूनी कार्रवाई अगर वो करता है और खर्चे होते हैं तो अस्वीकृत वे होगा। तो इसको बढ़ावा नहीं देंगे कि वो अपराध भी करे और खर्चों की छूट भी ले ले। तो इस तरह से ये स्पष्टतया अस्वीकृत है। अपराध से संबंधित कोई भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अगर व्यापारी खर्चा करता है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, या जानबूझकर किसी कानून का उल्लंघन करने पर उसके ऊपर जो दंड लगा है उससे बचने के लिए वो कोई अपील करता है या कानूनी व्यय करता है तो इसकी छूट भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से लास्ट में है स्थायी संपत्ति या पूंजी प्राप्त करने के लिए किए गए कानूनी व्यय। स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अगर कोई कानूनी व्यय करते हैं तो वो स्थायी संपत्ति की लागत में ही शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये लीगल एक्सपेंसेज हो गए। कुछ खर्चे और हैं जो मैं अपेक्षा ये करूँगा कि आप लोग भी पढ़ें उनको, और फिर अगले व्याख्यान में, अगले आपके लेक्चर में अपन इसको और स्पष्ट करेंगे। थैंक यू।